एजाज साहब चीफ स्पोक्स पर्सन हैं जेके यूनाइटेड मूवमेंट के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जगदीप सिंह जी हैं जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। आप तीनों हजरात का खैर मकदम करते हैं। जगदीप जी, आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। इलेक्शन कमीशन से शुरू करते हैं और उसके बाद फिर वापस आएंगे स्टेट के ऊपर। जिस तरीके से इल्जामात लगे कि इलेक्शन कमीशन ने धांधली की या फिर सुनवाई नहीं हुई इलेक्शन कमीशन के अंदर, इसके ऊपर मैं आपकी राय जानने की कोशिश करूंगा। पहले आमिर जी, आपका शुक्रिया। देखिए, कुछ एक बातें तो निश्चित तौर पर सवालों की जद में है और हमेशा रहेंगी। चूंकि मरकज में कल तक रही मोदी सरकार ने हर चंद और हर मुमकिन कोशिश की कि किसी भी तरीके से अपने सियासी मफादों को हल किया जाए, चाहे उसके लिए कोई भी समझौता क्यों ना करना पड़े। सर्वप्रथम ईवीएम को लेकर सवाल थे, उसमें सोर्स कोड से लेकर जहां तक ईवीएम में 20 लाख मशीनों की गायब होने की बात थी, ये सवाल रहे। और फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा गया, वो भी एक बड़ी बात थी। मन मर्जी के इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए, ये भी एक सवाल था। जो इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर गोयल ने इस्तीफा क्यों दिया, किन कारणों के चलते दिया, वो भी सवाल था। बट अब जबकि ये चुनाव हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं, तो अब इस पर मुझे लगता है बात करना बेमानी है। मुद्दे की बात यह है कि भाजपा अपना सियासी आधार जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में, तो तभी गवा चुकी थी जब उसने अपने उम्मीदवार नहीं दिए। और जम्मू में भले ही वो जीते हैं, लेकिन जीत का जो अंतर है, जो पिछले चुनाव में कई लाख था, उदाहरण के तौर पर 3,57,000 का अंतर था जम्मू की सीट पर, वो सिमट कर 90,000 पर आ पहुंचा। तो हम इस जनादेश का सम्मान करते हैं और पूरे आदर के साथ इस जनादेश को स्वीकार करते हुए कोशिश करेंगे कि जहां जहां कोई खामियां रह गई हैं उनको दुरुस्त किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी साफ है कि वो जो एक मोदी फोबिया बनाकर पूरे देश में हवा खड़ा किया गया था, उस गवारे की हवा निकल चुकी है। जी आमिर, ठीक है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये आपकी राय है, इसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ सवाल पैदा होते हैं। राणा साहब, आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा, फिर उसके बाद इसे भी हम वाइंड अप करेंगे। अभी हम इलेक्शन कमीशन के साइट पे देख पा रहे थे, जिसमें जयराम रमेश का जो जवाब दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि 150 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के डीएम के ऊपर जो सवालात उठ रहे थे कि उनसे होम मिनिस्ट्री की जानिब से कांटेक्ट किया गया था, इस तरह की कोई भी इल्जामात की तस्दीक नहीं हो पाई है। मैं चाहूंगा कि इसमें आप अपनी राय दें। देखिए, अनफॉर्चुनेट है कि आप सिस्टम को तब सही मानते हैं जब आपके हक में फैसला आता है, नहीं तो सिस्टम करप्ट है, सिस्टम हैक हो चुका है अगर आपके हक में फैसला नहीं आता है। एग्जिट पोल के आते ही सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज ने ये सवाल ईवीएम पे, इलेक्शन कमीशन पे, डिप्टी कमिश्नर पे, होम मिनिस्टर पे, सब पे लगाने शुरू कर दिए थे। और जैसे ही इलेक्शन के परिणाम उनके अनुकूल आने शुरू हो गए तो सब एक साथ तब ठीक हो गया। तो एक अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि ये एक तो जो एक नॉर्मल सिटीजन है उसके मन में शंका पैदा करता है सिस्टम के लिए, और जो पार्टी अगर वो कल पावर में आती हैं उन पे भी डाउट क्रिएट करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डिग्रेड करना अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए कोई सेंसिबल काम नहीं है, ये बचकाना ही हरकतें हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये ना मुल्क के लिए अच्छी है, ना अवाम ना उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छी है जो सिस्टम में काम कर रहा है। देखिए, दूसरा जो 4 जून को जो रिजल्ट आए हैं, वो 2 पॉलिटिकल अलायंसेस के बीच इलेक्शन था, कीनली कंटेस्टेड इलेक्शन था, और टीम बी ने बहुत मेहनत करके अपने नंबर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करे हैं। मगर उसको एक ग्रेशियस लूजर की तरह मान लेना चाहिए कि वो टीम ए को नहीं हरा पाए। टीम ए के नंबर जरूर कम हुए हैं, मगर आज भी नंबर उन्हीं के पास है कि वो सरकार बना सके। तो एक अच्छी बैटल थी, एक अच्छा फाइट था, काफी रिकवरी करी है टीम बी ने, मगर टीम ए आज भी रहता। तो और उस प्रोसेस पे फिर सवाल उठाना, फिर क्या ना जी 90,000 से जीता, वो पहले 3 लाख से जीता था, चाहे वो 1 वोट से जीता हो, उसकी जीत इनवैलिडेट नहीं होती है। वो हमने हिमाचल में अभिषेक मनु सिंघवी को टॉस पे हारते हुए देखा है और किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाया, क्योंकि वो एक प्रोसेस है और जो सेट प्रोसेस होता है उस पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि एक राइट स्टेप।
बिल्कुल, एजाज साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन हैं जेके यूनाइटेड मूवमेंट के। एजाज साहब, आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा सीधे। सवाल ये है कि जिस तरीके की चीज़ें जम्मू कश्मीर में हमने इलेक्शन के दौरान देखी थी, ख़ासतौर पे A to Z जहां तक मानना है मान लीजिए, क्या लगता है कितना बड़ा रोल रहा ख़ासतौर पर अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर? देखिए, अगर हम अनंतनाग राजौरी सीट की बात करें, जहां पे मियां अल्ताफ लारवी को कामयाबी हासिल हुई और बहुत ही ह्यूज मार्जिन से उसने वो सीट जीती है। बट अगर हम थोड़ा तजिया करें उस सीट पे, ये खाली एनसी वहां नहीं लड़ रहा था, वहां पे उनके साथ कांग्रेस भी सपोर्ट में थी, वहां से उनके साथ शिवसेना जिन्होंने एक्सटेंड किया था सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और ये बहुत बड़ी बात है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में मिले थे। दिस वाज नॉट द वोट अगेंस्ट अदर पार्टीज जो कि उनके कंटेंटर, चाहे वो अपनी पार्टी का कैंडिडेट हो या फिर पीडीपी का कैंडिडेट हो, बल्कि ये एकजुट होके यहाँ पे अपना गलबा दिखाना चाहते थे ऑन ग्राउंड जीरो। बट जितने अब चुनाव आने हैं, चाहे वो असेंबली सेगमेंट के हो या फिर यूएलबी या पंचायत के सेगमेंट के हो, एवरी पार्टी हैज डिक्लेयर्ड दैट दे विल जस्ट फाइट द इलेक्शंस अलोन। एंड आई होप कि ये ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि जाहिर है कि इन तमाम चीज़ों का जो सार्स है वो कहीं ना कहीं असरअंदाज ज़रूर हुआ होगा, और स्टेट पे अगर नज़र डालेंगे तो यकीनन कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। जगदीप साहब, आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। ऐसा क्यों लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को कि AB टीम का होना गलत है, जिसको एक एज अ मुद्दा बनाया गया? और अगर है भी, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर है भी ऐसा, तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये ऑल ओवर कंट्री में ऐसा हो रहा है अलायंस होने के साथ, या किसी को कोई पार्टी सपोर्ट करिए, तो इससे परेशानी क्या हो सकती है? आमिर जी, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मुझे पता नहीं जब आप तारुफ करवा रहे थे भूमिका में आपने क्या नाम लिया इनका, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या भाजपा से है, मुझे नहीं पता, पर इनकी आवाज में बड़ी तल्खी थी। और इन्होंने जैसे कहा जी कि मैं आंकड़े बता रहा हूं तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीत होती है, हिमाचल में हम टॉस से जीते। पहली तो बात, आपने सवाल ये पूछा मुझसे कि आप क्या कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को लेकर, इसलिए मैंने जवाब दिया, और मैंने साथ में ये भी कहा कि वो वक्त निकल गया जी। रही बात हिमाचल प्रदेश की, तो आपको याद होगा कि जब खट्टर साहब वहां से बिठाकर भाजपा के विधायकों को अपनी गाड़ी में ले जाते हैं, और जिस तरीके से वो चुनाव जीता गया, या जो चंडीगढ़ में हुआ, जो खजुराहो में हुआ, इंदौर में हुआ, सूरत में हुआ, वो देश ने देखा है। और इस बात से किसी भी तरीके से इनकार नहीं हो सकता कि इस चुनाव में जितना बेजा इस्तेमाल एजेंसीज का किया जा सकता था, जिस तरीके से हर तरीके का साम दाम दंड भेद सब लगाया गया, और बावजूद उसके जनता ने इनको नकार दिया। आलम तो यह था कि मंगलसूत्र से हुई शुरुआत मुजरे तक पहुंची, और उसके बाद खुद को बायोलॉजिकल नहीं बताना, भगवान से 4 हाथ ऊपर बता देना। तो ये चीजें बताती है कि जो अहम की प्रकाष्ठा थी उसको जनता ने ना केवल नकारा है बल्कि एक सबक भी इनको सिखाया है। और रही बात जम्मू कश्मीर की, मैं दोबारा से बता दूं, मैंने कहा कि हम सम्मान करते हैं जनादेश का, और जहां पर कुछ खामियां रही होंगी उनको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह भी सच है जो आपने सवाल पूछा कि ये जो बी पार्टी जिसका आरोप लगता है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से, जमात से जुड़े हैं तो सीधे तौर पर बोलिए ना। एक तरफ आप कहते हैं कि आप जो है रिवायती पार्टियों के खिलाफ है, एक तरफ आप बात करते हैं जनमानस के इंटरेस्ट की, हितों की, और दूसरी तरफ आप उन्हीं की गोद में बैठ जाते हैं जो मरकज में सत्ता के अंदर है। तो ये जो दोगलापन है इसको लोग नकारते हैं और इसी पर सवाल पूछते हैं। रही बात, एक और आखिरी बात करके अपनी बात पूरी करूं कि समूचे चुनाव में अंततः लोकतंत्र जीता है, यह एक बड़ी बात है जिसकी सराहना जो मुझे लगता है हर भारतीय को करनी चाहिए। और इस चुनाव ने यह बता दिया कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं होता। जी आमिर। बिल्कुल, जगदीप सिंह, यहाँ पे मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा
ठीक है, इलेक्शन कमीशन की मैंने पूरी डिटेल्ड देखी है वो सारी चीज़ें जो जयराम रमेश का उन्होंने जवाब दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद एक समझिए बॉडी है और उनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना कि इस तरह की एक पार्टी ख़ास तौर पे बातचीत कर रही है, डीएम को इन्फ्लुएंस कर रही है, धमका रही है, व्हाटएवर जो भी है, तो क्या इसका सिर्फ इल्ज़ाम लगाना काफ़ी होगा या इलेक्शन कमीशन ने रिटर्न में जो जवाब मांगा है तो जयराम रमेश को वो सबूत भी देना होगा? और अगर वो चीजें इलेक्शन कमीशन खुद से कंफर्म कर रही है कि भाई एक भी सिंगल डीएम ने मुल्क भर के 150 में से एक भी शिकायत नहीं करता है, नहीं किया है, तो उसका क्या जवाब होना चाहिए कांग्रेस की जानिब से? आमिर भाई, मैं बड़ी साफ गोई से बता दूं आपको। देखिए, ये जो एक सवाल विशेष पर आप बात कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए इसे एक तरफ रख देते हैं, ठीक है, जरा थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ठीक, आपने देखा कि जितने जहरीले बयान हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए, बावजूद उसके इलेक्शन कमीशन की हिम्मत नहीं पड़ी कि उनको नोटिस सर्व किया जाता, और जब किया भी गया तो नड्डा साहब को दिया गया। 117 कंप्लेंट्स कांग्रेस ने की पूरे चुनाव में, एक भी कंप्लेन का जवाब जो है वो नहीं दिया गया। और तीसरा, मैं आपको बताकर हटा हूं, 4 स्टेशन मैंने आपको गिनाए। उदाहरण के तौर पर आप मुझे बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता और चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में वहां पर सीसीटीवी कैमरास नहीं होते, तो क्या वो स्थिति बन पाती? लोगों को उनका हक मिल पाता? आपने देखा सूरत में कैसे, देखिए ये चीजें समझनी पड़ेंगी। इन तमाम मसले मसाइलों पर इलेक्शन कमीशन की रहस्यमय चुप्पी सवाल पैदा करती है। वो इलेक्शन आयोग, वो इलेक्शन कमिश्नर जो टीएन शेषन के दौरान जमाने में होता था, उसमें और आज के इलेक्शन कमीशन में जमीन आसमान का फर्क है। और दूसरी बड़ी बात, आपने 2-1 का बहुमत अपने हाथ में रखा, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश लाकर रातों रात में पलट दिया, आपने उन्हीं लोगों को इलेक्शन कमिश्नर्स नियुक्त किया जो आपकी पसंद के थे। एक इलेक्शन कमिश्नर इनमें ज्ञानेश्वर कुमार जो है वो अमित शाह साहब के गृह मंत्रालय से हैं, दूसरे जो संधू साहब हैं वो एनआरएच में रहे हैं। और देखिए, 2-1 का बहुमत आपके पास है। अधीर रंजन चौधरी को जब बुलाया गया, जिस दिन ये फैसला होना था, 212 कैंडिडेट्स की लिस्ट उनको थमाई जाती है और अंततः 6 लोगों का नाम 10 मिनट पहले दिया जाता है। बताइए, कोई इंसाफ है क्या? उसमें कोई वैल्यू, कोई कुवत रहती है तीसरे पक्ष की जब आप 2-1 का बहुमत लिए हुए हैं? तो ये वो सवाल है जिन पर जी बिल्कुल चयन के वक्त निस्संदेह होगी। हाँ ठीक है राणा साहब, इसके बावजूद हाँ ठीक है, पहले आप बात पूरी कर लीजिए। और जो दूसरा आपने कहा डीएम्स का, तो देखिए उनको ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई इंकलिंग उन तक पहुंची, उन्होंने ये बात रखी। अब आगे की स्थिति क्या है वो मैं ठीक है उस पर भी गौर कर लेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें छोड़ दीजिए। राणा साहब, इसके बावजूद कि इस मर्तबा हमने रिकॉर्ड वोटिंग देखा पूरे मुल्क में, और सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने खुद भी माना कि अगर हम यूरोप की कंट्रियों को भी जोड़ लें तब भी हम उनसे काफी ज्यादा आगे हैं, खासतौर पे वोटिंग में। इसके बावजूद की सुविधाएं इस मर्तबा इलेक्शन कमीशन ने काफी अच्छे दिए, और इसके बावजूद कि कहीं भी एक सिंगल डिजिट में हमें कहीं नहीं सुनने को मिला कि धांधली या किसी तरह की प्रॉब्लम सामने आई हो इलेक्शन कमीशन के थ्रू। तो क्या इन तमाम कामयाबियों के बावजूद कहीं ना कहीं कुछ चीजों में इलेक्शन कमीशन पीछे रह गया, और जहां पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, या फिर अपोजिशन जमातों की जो आवाज है, तलखियां हैं, नाराजगी है, इल्जामात हैं, उसे भी ध्यान में देना चाहिए था? देखिए, इस देश की राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि एक राजनेता को जो भी नहीं पता कि इस देश में इलेक्शन कैसे होती। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का कोई लेना देना नहीं था, दूर दूर तक लेना देना नहीं था, स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी नहीं और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का भी। तो आप किसी का इल्जाम इलेक्शन कमीशन पर लगाए जिसका उससे लेना देना ही नहीं है, ये कांग्रेस लगातार करता आया है, काफी पार्टीज करती आई, आम आदमी पार्टी भी करती आई है, क्योंकि आप एक इंस्टीट्यूशन को डिफेम करना चाहते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से, और वो इल्जाम उस पर लगा रहे हैं जिसका उससे कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, मेरे प्यारे मित्र कह रहे हैं कि थोड़ी उस बात को भूल जाइए। अगर यही इलेक्शन उनके जैसा इलेक्शन रिजल्ट आया वैसा नहीं आया होता तो आज भी प्रदर्शन चल रहे होते ईवीएम के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। ये हम भूल जाते हैं कि समाजवादी पार्टी के इंडिया अलायंस के नेता ने कैसे धमकी दी थी कि सर पे कफन बांधने की जरूरत भी पड़ सकती है। तो ये कन्वीनियंस की जो राजनीति है, मुझे उससे नफरत है। आपने 150 लोगों को, अगर आपके पास आप कहते एक डीएम से खबर आई, 2 से खबर आई, 4 से खबर आई, ये सुनने में आया है